तो आज हम पढ़ेंगे क्यूरियोसिटी का सेकेंड चैप्टर, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेक्ड आइज। ये चैप्टर क्या कहता है? इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, ऐसी दुनिया जो कि इनविजिबल है, जो कि दिखाई नहीं देती। ठीक है, हमारी नॉर्मल आंखों से वो चीज हमें दिखाई नहीं देती है। आगे पढ़ते इस चैप्टर में क्या है कि इस पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। हमारी जो नॉर्मल इंसानी आंखें हैं वो वही चीज देख सकती है जिनमें कुछ पर्टिकुलर साइज हो। ठीक है, पर्टिकुलर साइज हो, वही चीजें हमारी नॉर्मल आंखें देख सकती हैं। तो पहले क्या था, इंसान कभी इस बात पे भरोसा ही नहीं कर पाया कि जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती वो एग्जिस्ट भी करती हैं। ओके, और फिर धीरे धीरे पर टाइम के साथ डेवलपमेंट होती रही। लोगों ने नोटिस किया कि जो कर्व्ड ग्लास है उसके आर पार वो चीजों को बड़ा कर दे रहा है। ठीक है, वो चीजों को मल्टीप्लाई करके दिखा रहा है। तो इससे हमारी लेंस की डिस्कवरी हुई, इससे हमारे लेंस की डिस्कवरी हुई। ठीक है, अब लेंस में और भी डेवलपमेंट होती रही और फिर लेंस से बना हमारा माइक्रोस्कोप, लेंस से बना हमारा माइक्रोस्कोप। फिर अब क्योंकि हमारे पास रिसोर्स आ गया तो साइंटिस्ट से सबने ताबड़तोड़ रिसर्च करना शुरू कर दिया, खोजना सब शुरू कर दिया, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो लेंसेज से, माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को ढूंढा। ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं? लिविंग बींग्स, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग बींग, जो भी चीज जिंदा है, प्लांट हो या एनिमल हो, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ऐसे ही एक्सप्लोर बढ़ता गया। देखिए जैसे कि ये कर्व ग्लास है, ये क्या कर रहा है? वर्ड्स को जूम कर दे रहा है। तो इससे लोगों में क्यूरियोसिटी और बढ़ी और हमारे लेंस बने, फिर माइक्रोस्कोप्स बने। ओके ओके, अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम क्या है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी किताब लिखी थी माइक्रोग्राफिया। इस किताब में उन्होंने एक चीज पे उन्होंने डेड सेल को खोजा था। माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने डेड सेल को खोजा था। कहां से? कॉर्क से। कॉर्क वो लकड़ी का ढक्कन होता है जो कि बॉटल्स में लगता है, कांच की बॉटल्स में लगता है ना, जो लकड़ी का ढक्कन, उसे हम बोलते हैं कॉर्क। तो उस कॉर्क की छाल से उन्होंने डेड सेल को खोजा माइक्रोस्कोप के अंदर। ये पहले के माइक्रोस्कोप से, अब तो और एडवांस हो चुके हैं। तो उन्होंने जो माइक्रोस्कोप में देखा उसे उन्होंने ड्रॉ किया, हाथों से ड्रॉ किया हुआ ये डायग्राम। ओके, रॉबर्ट हुक ने ये ड्रॉ किया था। ऐसा कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है। और फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे एंटनी वॉन लेवेनहुक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तो डेड सेल खोजा था रॉबर्ट हुक ने, पर इन्होंने लिविंग सेल खोज निकाला। इन्होंने लिविंग सेल खोज निकाला। लिविंग फर्स्ट पर्सन टू क्लेरिफाई, सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। तो ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, इसके लिए उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बुलाया जाता है। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब क्योंकि सेल की खोज हो गई थी माइक्रोस्कोप की मदद से, अब हम सेल के बारे में जाते हैं। सेल क्या होता है? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सेल। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल यूजिंग माइक्रोस्कोप। हाँ, अब सेल के बारे में आपने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया। एक्टिविटीज है आपकी किताब में, दो एक्टिविटीज है। एक तो प्लांट सेल को देखने की एक्टिविटी है, दूसरा है एनिमल सेल को देखने की एक्टिविटी है। तो फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ देखते हैं। इन्होंने क्या किया? पहले प्याज का सेल निकाला, उसे स्लाइड पे रखा, स्लाइड के अंदर इन्होंने स्टेन डाला। स्टेन कौन सा यूज किया है प्लांट के लिए? सेफ्रोनिन, रेड कलर का स्टेन होता है। ये स्टेन किस काम आता है माइक्रोस्कोप में? और आसानी से देखने के काम आता है हमारा स्टेन। तो अनियन सेल को स्टेन किया, फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, ये देखो एक दीवार जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीवार जैसा। तो जैसे एक घर छोटी छोटी दीवारों से मिलके बनता है, वैसे ही ऑब्जर्व किया गया कि एक पूरी बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलके बनी हुई है। सेल का स्ट्रक्चर देखो क्या क्या दे रखा है? सेल वॉल दे रखा है, उसके अंदर इस प्लांट में सेल वॉल दे रखा है, सेल मेम्ब्रेन दे रखा है, न्यूक्लियस दे रखा है और साइटोप्लाज्म दे रखा है। ये हमने प्लांट सेल में देखा। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम एनिमल सेल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सेकेंड एक्टिविटी है एनिमल सेल को देखने की। ये चिक सेल है, ह्यूमन का चिक सेल, गाल के अंदर का सेल है ये। तो इसमें कुछ नहीं है इस एक्टिविटी में। स्लाइड है आपके पास, ग्लास स्लाइड है। कॉटन बड से आपने सेल को निकाला और स्लाइड पे स्प्रेड कर दिया। और फिर क्योंकि तो वाटर कलर का है तो मेरे को माइक्रोस्कोप में आसानी से नहीं दिखेगा, तो इसके लिए भी मैं स्टेन का इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पे कौन सा स्टेन का इस्तेमाल किया गया है? मिथाइलिन ब्लू।
मिथाइलिन ब्लू का स्टेन का इस्तेमाल किया गया। ये कलर जाके सेल को स्टेन कर देगा, कलर कर देगा, जिससे कि हम आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकेंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, मिथाइलिन ब्लू कलर का होता है, इसलिए वो सेल को ब्लू कलर देता है। ओके, तो हमने ह्यूमन सेल में क्या देखा, एनिमल सेल में क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। प्लांट सेल में भी आपने देखा था, प्लांट सेल में भी आपने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियस था और साइटोप्लाज्म था, लेकिन ये सेल वॉल एब्सेंट है। एनिमल सेल में ये सेल वॉल एब्सेंट है। ओके, ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे जो चीज कॉमन है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तो दोनों में था, एनिमल में भी था, प्लांट में भी था, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन सेल का आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होगा? प्रोटेक्शन देगा, जो भी चीज अंदर बाहर करनी होगी सेल के, वो ऑक्सीजन या फिर कोई भी फूड न्यूट्रिएंट, वो सब इसके आर पार होगा। ये सेल मेम्ब्रेन का काम है, एक्सचेंज का काम हो गया, प्रोटेक्शन का काम हो गया। उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर, साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज एम्बेडेड होते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर के स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम? ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। जैसे कि हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को चलाता है, वैसे ही न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ओके, ये आप अंडरलाइन करके पढ़ लेना। अब नेक्स्ट हमने, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल तो नहीं है, प्लांट सेल में था, तो सेल वॉल का क्या काम? आखिर उन्हें प्लांट्स को ऐसा स्ट्रक्चर क्यों दिया है? उन्हें क्यों सेल वॉल दिया, हमें क्यों नहीं सेल वॉल दिया? तो बेसिक सी बात है, क्योंकि इंसान मूव करता है और प्लांट मूव नहीं करता, तो प्लांट को ओवर प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए उन्हें ओवर प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल दे रखा है। सेल वॉल क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, स्ट्रॉन्ग सी onion is a plant cell. Onion peel cell have these structure, outer layer called cell wall. इसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सेल फंक्शन दे परफॉर्म। इंपॉर्टेंस ये कि प्रोटेक्शन देता है सेल वॉल, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, और इसका फंक्शन ये है कि ये एक्सचेंज के भी काम आता है। ओके, नेक्स्ट है हाँ, ये आ जाएगा आपके पेपर में, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस कीजिए, ये आ जाएगा। तो ये डायग्राम बना दीजिएगा आप, और डिफरेंस यही हो जाएगा कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंस, कहाँ लिखे, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लांट का और यहाँ पे एनिमल का लिख लेते हैं। ओके, सेल वॉल प्रेजेंट थी यहाँ पे, सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट थी कि नहीं थी? नहीं थी, तो इसलिए लिखेंगे हम सेल वॉल एब्सेंट। क्या सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट थी? यस, सेल वॉल प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। हमें डिफरेंस लिखना है तो इसे नहीं लिखते हैं। हाँ, प्लांट्स में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ दे रखा है प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में खाना बनाने के काम आता है। ओके, इंसान तो अपना खाना खुद नहीं बनाता, प्लांट्स अपना खाना डायरेक्ट सनलाइट से खुद बनाते हैं, तो उनमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, तो वो उनके खाना बनाने के काम आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। ओके, आप खुद से नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पे प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, यहाँ पे आ जाएगा प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। और एग्जांपल लिख देंगे, इसमें क्या आ जाएगा? चीक सेल, यहाँ पे आ जाएगा अनियन सेल। ओके, और ये डायग्राम बना देंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। हाँ, यहाँ पे एक अलग से स्ट्रक्चर दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल भी दिख रहा है। तो जो वैक्यूल है वो दोनों में ही प्रेजेंट होता है, बट ये डिफरेंस है कि प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है। तो ये भी एक और डिफरेंस आ गया कि वैक्यूल आर स्मॉल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वैक्यूल्स आर लार्ज। ओके, और यहाँ पे देखो न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर में अवेलेबल है, सेंटर में प्रेजेंट है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में सेंटर न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो गया। साइड में क्यों शिफ्ट हुआ है? वैक्यूल की साइज की वजह से शिफ्ट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, पर डिफरेंस है तो लिख देते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट एट पेरिफेरी। ओके, नेक्स्ट हाँ, ऑर्गेनेली दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑर्गेनेलीज मैंने क्या बताया था? सेल के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर जो कि सेल को मेंटेन करने के काम आते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। ओके, तो
फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल में प्रेजेंट है, देखो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम, एक बड़ी फेमस लाइन है साइंस में, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस क्या होता है, जहां से हमें एनर्जी बन के आती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल को एनर्जी देने वाला स्ट्रक्चर ऑर्गेनेलिज है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है, तो जिससे हमारा सेल पूरा चलता है। ओके, और कुछ छूट गया यहाँ पे, कुछ नहीं छूटा, सब हो गया। हाँ, ये सेल वॉल रिजिड, प्लांट सेल रिजिड होते हैं सेल वॉल की वजह से। देखो, सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ टू प्लांट दिस वे कॉलर इन द कंपनी विद ईच अदर फॉर्म स्ट्रक्चर। प्लांट का फॉर्म स्ट्रक्चर सेल वॉल की वजह से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग सेल वॉल की उसमें लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, हाँ, सेल के बारे में आपने क्या क्या पढ़ लिया, माइक्रोस्कोप लेंस की डिस्कवरी पढ़ ली, उसके बाद सेल का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि सेल में सेल के शेप, और अब सेल हर जगह एक जैसे शेप के तो नहीं होते, अलग अलग शेप के होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो आखिर आपको क्या लगता है कि ये वेरिएशन सेल्स के स्ट्रक्चर में वेरिएशन क्यों आ रहा है? मसल सेल ऐसा दिख रहा है, न्यूरॉन नर्व सेल ऐसा दिख रहा है, आखिर ऐसे ऐसे अलग अलग क्यों बनाया गया? हमेशा मैंने आपको क्या बताया, हमेशा बताया मैंने कि किसी चीज का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है, वो जैसा फंक्शन करेगा वैसा उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, तो मसल सेल का क्या फंक्शन है, वो उसको पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। लेकिन न्यूरॉन सेल्स को क्या चाहिए, न्यूरॉन सेल क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, बॉडी से ब्रेन तक, ब्रेन से बॉडी, पूरा ट्रांसफर करते हैं न्यूरॉन सेल्स। तो नर्व सेल्स तो ट्रांसफर करना है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इनका पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ताकि वो आसानी से मैसेज को ट्रांसफर कर सके। ओके, बस इस पैराग्राफ में यही है कि सेल का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, सेल का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट ये वाली हाइलाइटेड लाइन पढ़ लेते हैं, एक बार क्या है, nerve cell also known as neurons carry message। see, मैंने क्या बताया था, neurons carry message। nerve cells also known as neurons carry message in our body the elongated shape। elongated cell neurons का आपने देखा था, लंबा सा ऐसा स्ट्रक्चर था, elongated cells होते हैं। अब मैंने मेरा डायग्राम थोड़ा बेकार है। ओके, elongated shape and branch structure help them reach different part of the body and passes message quickly। ओके, तो उसका स्ट्रक्चर उसके काम में मदद कर रहा है, मैसेज को आसानी से ट्रांसफर कर दे और पूरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसफर करा सके। ओके, नेक्स्ट, सेल का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, ये हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, आगे बताऊंगी मैं। तो यहाँ पे कुछ सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन है कि सेल एक बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, बहुत सारे, पूरा ऑर्गन का सिस्टम, ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से हमारी बनती है पूरी बॉडी। ओके, तो इस पैराग्राफ में यही दे रखा है, the body of the living organism is organized in a complex way। cell is the basic unit of life just like a brick is the basic unit of wall। मैंने बताया था सेल एक लिविंग बॉडी का बेसिक यूनिट है, जैसे कि एक ईंट पूरे घर की बेसिक यूनिट होती है। ओके, ग्रुप ऑफ, ये अंडरलाइन इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म अ टाइप ऑफ टिश्यू। ओके, ग्रुप, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन है, डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन। सी, इस डायग्राम में देखो, ये सेल है, इस सेल का बहुत सारा ग्रुप मिलकर इन्होंने क्या बनाया, टिश्यू बनाया। अब फिर इन एक जैसे बहुत सारे टिश्यू ने मिलके कोई एक फंक्शन परफॉर्म किया, उससे हमारा क्या बन गया, एक ऑर्गन बन गया। ओके, बहुत सारे टिश्यू ने मिलके एक साथ एक फंक्शन परफॉर्म किया, जिससे हमारा एक ऑर्गन बन गया। अब अलग अलग टिश्यू से अलग अलग ऑर्गन बनेंगे, अब अलग अलग ऑर्गन आपस में कनेक्ट होंगे, अलग अलग ऑर्गन आपस में कनेक्ट होंगे। सुना होगा आपने, लिवर से किडनी जुड़ी है, पूरे ब्लड, क्योंकि ब्लड तो हर जगह जा रहा है, तो ब्लड ही सारे ऑर्गन्स को आपस में जोड़ रहा है, तो सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ओके, अब पूरे ऑर्गन सिस्टम को मिला के हमारे एंड में बनती है एक बॉडी, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या बताया था मैंने, कोई भी लिविंग प्लांट एंड एनिमल। ओके, ये वाली चीज याद कर लेना, आपको फिल इन द ब्लैंक में दे देंगे। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है पूरा ऑर्गेनिज्म। ओके, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये क्या मिलके बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी ऑर्गेनिजम्स। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस विद अ सिंगल सेल एग। जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ भी एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, एग। फीमेल बॉडी में एग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, द एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ कंप्लीट लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ओके, तो उस मैंने क्या बताया कि सभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल से बने हैं। उन सेल्स के पास वो एबिलिटी थी रैपिडली, बहुत तेजी से डिवाइड करने की, बहुत तेजी से डिवाइड करने से, एक से हजार सेल, हजार से लाखों सेल, लाखों से करोड़ों, मल्टीपल, हमारे पास अनगिनत सेल है ना, तो इतना डिवीजन करने की उनके पास कैपेबिलिटी थी। फिर उन्होंने डिवाइड कर करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ही
अब इसका अपोजिट क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो नाम से ही पता चल रहा है, यूनि, यूनि मतलब सिंगल, सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म कहलाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल क्या है? ह्यूमंस, प्लांट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इस पैराग्राफ, हाँ अब ये देख लेते हैं, हमारे पास सबसे बड़ा सेल कौन सा प्रेजेंट है? तो ऑस्ट्रिच का एग अब तक का सबसे बड़ा सेल है। ऑस्ट्रिच का एग अब तक का सबसे बड़ा सेल है। ओके, मुर्गी का भी जो अंडा होता है वो एक सिंगल सेल होता है, तो ऑस्ट्रिच के पास सबसे बड़ा अंडा होता है। तो हमारे पास 170 mm का सेल प्रेजेंट है, 130 से 170 mm का सेल प्रेजेंट है, जो कि ऑस्ट्रिच का है, वो सबसे बड़ा सेल अब तक का माना जाता है। ओके, सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा, तो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं, वो किताब में आपको देनी रहती है। हाँ, अब ये सेल्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जैसे कि चैप्टर की स्टार्टिंग थी, ऐसा लिविंग वर्ल्ड जो हमें दिखाई नहीं देता। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सी, द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स, they are so small that we cannot see with the naked eyes, these are called microorganisms। ठीक है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं और वो साइज में इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा। See, some organisms like bacteria and amoeba are made or just one cell। अमीबा और बैक्टीरिया, अमीबा तो सिंगल सेल होता है पर कई सारे बैक्टीरिया भी सिंगल सेल के बने होते हैं, तो इन्हें मैंने क्या बताया, सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये अमीबा एंड बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। अदर लाइक सम फंजाई एंड एल्गा हैव मेनी सेल्स, दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। एक से ज्यादा सेल्स अगर आ गए तो उन्हें हम बोलेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास एग्जांपल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंजाई और एल्गा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल। ओके, आगे है दे आर फाउंड इन ऑल अराउंड अस इन। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके पास रहने के लिए डाइवर्स जगह है, मतलब जहां पे एक नॉर्मल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती वो वहां भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सबसे ठंडे से ठंडे अंटार्कटिका में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, और सबसे हॉट गर्म से गर्म लावा, वहां भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो कुछ कैटेगरी है जो कि एक्सट्रीम हीट और कोल्ड को टॉलरेट, बर्दाश्त कर सकती है, वही प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, सी, they are found all around us in water, soil, air and even inside our body। ये कहाँ पाए जाते हैं? पानी में, मिट्टी में, एयर में, हवा में, यहाँ तक कि हमारे ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं। ओके, बट व्हाट डू देयर सेल लुक लाइक? बट इनके सेल्स दिखते कैसे हैं? दे आर लाइक प्लांट एंड एनिमल वी जस्ट लर्न अबाउट। हाँ, अब इसमें क्या बोल रहा है कि आखिर ये दिखते कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म? क्या हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल की स्लाइड्स देखी, क्या वैसे दिखते हैं? देखते हैं कैसे दिखते हैं। टू ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगेन वी नीड टू यूज माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो हमें फिर से माइक्रोस्कोप की जरूरत है उन्हें आसानी से देख पाने के लिए, विच मैग्नीफाई देयर साइज एंड मेक देम विजिबल, जो कि उनके साइज को मैग्नीफाई कर देगा और उन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। साइंटिस्ट हैव आल्सो क्रिएटेड अ लो कॉस्ट एंड अफोर्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप और फोल्डस्कोप। साइंटिस्ट ने अफोर्डेबल और इजीली अवेलेबल कुछ माइक्रोस्कोप बनाए, जिसे पेपर माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं। फोल्डस्कोप मे नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ डिटेल लाइक हाई पावर्ड लेबोरेटरी। हाँ, वही बोले कि जो पेपर, क्योंकि लो कॉस्ट अफोर्डेबल है और ये पेपर से बना पेपर माइक्रोस्कोप है जो कि फोल्डेबल है, तो लेकिन ये इतना मैग्निफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता जितना कि हमारा काफी आसान बना दी है। माइक्रोस्कोप से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के देखने वाली दुनिया काफी आसान बन गई है। ये रुपये क्या, एक और दो और एक्टिविटीज है आपकी किताब में, एक पॉन्ड वाटर की ऑर्गेनिजम्स को देखे गए और सॉइल में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखे गए। तो नेक्स्ट टेबल में देखते हैं कि पॉन्ड से कैसे ऑर्गेनिजम्स निकले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकले, और सॉइल से कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकले। सी, पॉन्ड से हमें किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले? अमीबा मिला, पैरामीशियम मिला, एल्गा मिला। अमीबा सिंगल सेल होता है, मूविंग होता है और इरेगुलर शेप। इसकी अमीबा की कोई डिफाइंड शेप नहीं होती, वो एक जेली लाइक सेल है जो कि अपने आप को इधर से उधर फैला सकता है। ओके, ये सिंगल सेल होता है। नेक्स्ट है पैरामीशियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ की फैमिली से आता है। ये भी सिंगल सेल है, मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। इसके पास छोटे छोटे सीलिया होते हैं। इस पैरामीशियम के पास छोटे छोटे सीलिया होते हैं, ये ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसकी पूरे बॉडी पर होते हैं, तो ये सीलिया के थ्रू मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह। ओके, पैरामीशियम। नेक्स्ट है एल्गा। एल्गा तो आपने पढ़ा, काई जिसे कहते हैं हिंदी में। ओके, कवक। ये भी सिंगल सेल होते हैं और लुक ये हरे रंग के दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें भी ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए वो हरे रंग के दिखाई देते हैं।
लेकिन इनमें मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इनमें मूवमेंट इन फ्लैजिलास की हेल्प से होते हैं। ओके, अब देखो हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल देखा था, वो कितने डिफरेंट इनकी शक्ल देखो कैसे दिख रही है, अजीबोगरीब, काफी डाइवर्स है। अब हमने सॉइल सस्पेंशन में कौन कौन सी चीजें देखने को मिली, सॉइल सस्पेंशन में कौन कौन सी चीजें देखने को मिली, हमें मिला ब्रेड मोल्ड जो कि एक फंगस होता है, ब्रेड मोल्ड जो कि एक फंगस होता है। ये ब्रांच होते हैं विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सेक लाइक स्ट्रक्चर, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता और इनका सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, नेक्स्ट है मोल्ड्स, ये भी फंगस की फैमिली के हैं, ये भी फंगस है मोल्ड्स, इनका भी ब्रांच स्ट्रक्चर है, विदाउट क्लोरोफिल है और ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, और नेक्स्ट हमें एल्गा भी मिला, इनका एल्गा तो अब ये मत सोचना कि पॉन्ड में एल्गा भी पाएगा, सॉइल में पाएगा, अलग अलग जगह पाया जा सकता है। ओके, यहाँ का एल्गा के स्ट्रक्चर देखो, स्फेरिकल है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है और ग्रीन पिगमेंट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल तो ग्रीन पिगमेंट आएगा, लेकिन इनका शेप देखो, ये स्फेरिकल है, ये भी ऑलमोस्ट ओवल शेप का है। नेक्स्ट पाया गया हमारा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बहुत सारे शेप होते हैं, देखो सर्कल भी है, कॉमा शेप भी है, रॉड शेप भी है, स्पाइरल शेप भी है। ओके, सी स्पाइरल शेप का भी पाया गया, स्पाइरल ऐसे है, कॉमा शेप का भी पाया गया, कॉमा ये रहा, स्पाइरल और रॉड लाइक का भी पाया गया, ये रॉड है, वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड मेनी सेल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर पोजीशन अराउंड द सेल, इनके सेल के अराउंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है मूवमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट, हाँ अब ये सब आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से पढ़ लिया, अमीबा पढ़ लिया, पैरामीशियम पढ़ लिया, एल्गा पढ़ लिया, फंगस पढ़ लिया और बैक्टीरिया पढ़ लिया। ओके, लगभग 5 आपने पढ़े। और एक और अलग टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है जो कि है वायरस। ये सब तो लिविंग थे, लेकिन इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, ये नॉर्मली एयर में तो डेड होते हैं, लेकिन जब इनको लिविंग बॉडी मिलती है तो उनमें जाके अपने आप को डिवाइड करते हैं, उस सेल का डीएनए इस्तेमाल करके अपने आप को डिवाइड करते हैं। सी वायरसेस आर द माइक्रोस्कोपिक एंड असेलुलर, जो वायरसेस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब कि बहुत छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते। वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल, वायरस कब मल्टीप्लाई करते हैं, जब वो किसी लिविंग सेल में एंटर करते हैं। इसलिए आपने सुना होगा वायरल हो गया, तो क्या हुआ, हमने हमारे अंदर बॉडी में वायरस एंटर की, उसने हमारे सेल पे एक्ट किया, फिर उसी के सिस्टम से वो डिवाइड करने लग गया, तो हमारी बॉडी सिम्टम्स दिखाती है, जुकाम कराती है, बुखार चढ़ाती है। ओके, और ये हाँ वायरसेस एनिमल्स में और बैक्टीरिया में डिजीज कॉज करते हैं। ओके, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, बैक्टीरिया में भी डिजीज कॉज करते हैं ये वायरसेस, क्योंकि वो लिविंग सिस्टम को ही इस्तेमाल करके अपने आप को डिवाइड करेगा, तो इन्फेक्ट तो करेगा ही। ओके, नेक्स्ट है हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। अब हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिया, तो अब आखिर हम इन माइक्रोब से कनेक्टेड कैसे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने